नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों आप वीडियो के टाइटल को देखकर समझ ही चुके होंगे कि आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो मित्रों आज हम बुजुर्गों जो कि हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो समय का पड़ाव पूरा कर चुके होते हैं आयु का, और वह चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं और किसी भी कार्य के योग्य नहीं रहते हैं, आज उनकी महत्ता पर प्रकाश डालते हैं। मित्रों जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनसे हमें कुछ न कुछ अवश्य सीखना चाहिए। हम जानते हैं कि जब वह आयु का पड़ाव पूरा कर चुके होते हैं, वह असहाय हो जाते हैं, तो पूर्णतया वह अपनी नई पीढ़ी यानी कि जो उनका भविष्य होते हैं, युवा पीढ़ी, उसके ऊपर निर्भर रहते हैं, क्योंकि उन्हें अपने युवा पीढ़ी से सेवा की अति आवश्यकता होती है, पिता पुत्र पौत्र आदियों से। लेकिन हम सब कुछ करने में सामर्थ होते हैं और वह असमर्थ हो जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि वह किसी योग्य नहीं है। जिस कार्य के लिए आज हम करने जा रहे हैं उस कार्य के लिए वो कर चुके होते हैं। इसलिए हमें हमेशा जो भी कार्य करें वह अपने बुजुर्गों के मार्गदर्शन में ज़रूर करें। हमें उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि वह जिस कार्य को हम कर रहे हैं उस कार्य को वो कर चुके होते हैं। उन्हें हानि लाभ का, हार जीत का, सफलता असफलता का पूर्ण अनुभव होता है। यदि हम बुजुर्गों के मार्गदर्शन में कार्य की शुरुआत करेंगे तो हमारे लिए हानि का या असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। हम पहले ही झटके में सफल हो जाएंगे, पहले ही झटके में हमको लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि असफलता और हानि का तो ग्राफ बिल्कुल शून्य हो जाएगा, क्योंकि हम उन बुजुर्गों के मार्गदर्शन में कार्य कर रहे हैं जो उस सफलता असफलता के, हानि लाभ के रास्ते से गुजर चुके होते हैं। तो मित्रों आज हम इसी बात को एक कथा के माध्यम से प्रकाश डालते हैं। हम बुजुर्गों की महत्ता पर प्रकाश डालते हैं कि एक बार एक राजा के मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि जो यदि हमारे राज्य में जो बुजुर्ग हैं, जो किसी कार्य को करने के योग्य नहीं है, उन बुजुर्गों से जो कि हमारे अनावश्यक रूप से खर्चा हो रहा है, उन्हें यदि देश से बाहर कर दिया जाए तो इस खर्चे पर अंकुश लग सकेगा और हमारा राजस्व बढ़ेगा। तो ऐसा विचार करके उसने अपनी सभा में ये ऐलान मतलब प्रस्ताव पास कराया कि जिनके यहाँ जो बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों के लिए उन्हें कहीं दूर राज्य से बाहर जंगल में छोड़ दिया जाए, जहाँ वो अपना जैसे भी वो जीवन निर्वाह करेंगे और अकारण ही हमारा राज्य जो अकारण के खर्चे हैं उनसे वंचित बच जाएगा और हमारा राजस्व बढ़ेगा, इस राज्य में खुशहाली आएगी। उस राजा ने अदूरदर्शिता का प्रयोग करते हुए ये प्रस्ताव पारित करा करके और समस्त राज्य के बुजुर्गों को बाहर जाने को मजबूर कर दिया। तो सभी लोग अपने अपने बुजुर्गों को दुखी मन से राजा आज्ञा का पालन करते हुए जंगलों में छोड़ने जा रहे थे। अब उनमें एक परिवार था जिसमें मात्र माँ और बेटे ही थे। तो बेटा अपनी माँ का जो बहुत ही अच्छे तरीके से लालन पालन करता था, युवा पुत्र था, वह दुखी मन से राजाज्ञा के डर की वजह से और जंगल में छोड़ने जा रहा था, लेकिन वो साधनहीन था, इसलिए उसने अपनी माँ के लिए कंधे पर बिठाया और जंगल में छोड़ने जा रहा था। तो जब वह जंगल में जा रहा था तो जंगल में जो रास्ते में पेड़ पड़ते थे तो उसकी माँ रास्ते से टहनियाँ मतलब खींच के लटक लटक कर टहनियों को तोड़ते हुए नीचे जा रही थी। तो वह लड़का अपने मन में ये सोचता था कि माँ शायद इस मेरे ऊपर से लगे भार को कम करने के लिए ऐसा कर रही है। जब वह जंगल में माँ को छोड़कर चलने लगा तो दुखी मन से जब उसने माँ से विदा ली तो माँ ने कहा कि बेटा रास्ता मत भूल जाना, मैं तेरे लिए रास्ते की पहचान के लिए रास्ते में टहनियाँ तोड़कर डालती आई हूँ, उनसे पहचान करते हुए बेटा ठीक तरीके से घर तक चला जाना। अब बेटे के लिए वह बात दिल में समा गई। उसने सोचा कि मेरी माँ तो बहुत बुद्धिमान है, मेरी माँ ने कहीं मैं रास्ता न भटक जाऊं इसके लिए वो पहचान छोड़ आई है। अतः उसने कहा कि जो होगा वो देखा जाएगा और माँ के लिए कंधे पर बैठाकर पुनः घर ले आया और तह खाने में छुपा दिया।
और तहखाने में छुपा कर ही अपनी माँ की सेवा करने लगा। अब समय गुजरता गया, लोगों का ध्यान खेती बाड़ी या काम धंधे में नहीं लगा। हर व्यक्ति का ध्यान अपने अपने पूर्वजों में, जो कि उनके बुजुर्ग थे, बड़े बुजुर्गों के लिए ही उनका ध्यान भटक रहा था। अब इससे बजाय लाभ के और हानि हुई, क्योंकि लोगों के पास जब पैदा ही नहीं हुई तो वो राजस्व कहाँ से बढ़ेगा। अब जब उन्होंने कर वसूलना शुरू किया तो कर लोग देने में असमर्थ हो गए। अब राजा के राजस्व में और घाटा हुआ। तो राजा ने पुनः आनंद फानंद सभा बुलाई और मंत्री से पूछा कि मंत्री जी, ऐसा क्यों हुआ, ये राजस्व का घाटा क्यों हुआ। तो मंत्री ने सारी बात राजा को विस्तार से समझाई। तो राजा ने कहा कि ठीक है मंत्री जी, सभी अपने अपने लोगों, अपने अपने बड़े बुजुर्गों को अपने अपने घर वापस बुला सकते हैं, लेकिन ये आप जो है डोरी पिटवा दो, लेकिन इसमें मेरी 3 शर्तें रहेंगी, जिन्हें शर्तें सुनने के लिए प्रत्येक नागरिक को कल सभा में उपस्थित होना होगा। अब मंत्री जी ने ये डोरी पिटवा दी कि सभी लोग अपने अपने बुजुर्गों को वापस बुला सकते हैं, लेकिन राजा की जो 3 शर्तें हैं उन्हें सुनने के लिए कल सभा में प्रत्येक नागरिक को उपस्थित होना होगा। जो शर्तों को पूरा कर देगा तभी अपने अपने लोग बुजुर्गों को वापस बुला सकते हैं। वह अगला दिन निश्चित हुआ, सभी लोग उस सभा में गए। वह लड़का भी उस सभा में पहुंचा। जब वह लड़का उस सभा में पहुंचा तो लड़के ने भी प्रस्ताव सुना। तो राजा ने कहा, सभी अपने अपने बुजुर्गों को वापस बुला सकते हैं, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। उन शर्तों में सबसे पहली शर्त यह है कि मेरे दरबार में राख की रस्सी बना करके पेश की जाए। जब या आप इस सवाल के लिए कोई भी नागरिक पूरा कर देगा तब मैं आपसे दूसरा सवाल प्रस्तुत करूंगा। और सभी अपने अपने घर को चले आए। जब लड़का भी घर को आया, उसने माँ की सेवा की। माँ से कहा कि माँ, आए राजा ने इस प्रकार से अपने अपने बुजुर्गों को वापस लाने का आदेश दिया, तो लेकिन उसमें एक शर्त रख दी गई। माँ बोली, बेटा कौन सी शर्त है। कि माँ, राजा ने कहा है कि राख की रस्सी बना करके दरबार में पेश की जाए, ये जो कि बहुत ही नामुमकिन है। माँ ने कहा, बेटा नामुमकिन नहीं है, ये तो बहुत ही मुमकिन सी बात है। बेटा बोला कि माँ कैसे। कि जा बेटा, एक सूत की रस्सी लेकर के आ और उसको नमक लेकर के उसमें थोड़ा सा पानी लगा, यानी नमक को गीला करके उस रस्सी को खूब रगड़ ताकि नमक उसके अंदर तक प्रविष्ट हो जाए। जब वह नमक उसके अंदर प्रविष्ट हो जाएगा तो वह रस्सी कड़क और सख्त हो जाएगी। उसे थोड़ा सूखने के पश्चात तो रस्सी को जला देना, और जलने के बाद वो रस्सी यों की तो बनी रहेगी, क्योंकि उसकी राख फिर बिगड़ेगी नहीं। और जाओ, राख की रस्सी तख्त में धर के और राजा के आगे भेंट कर दो। उसने यही किया। उसने एक सूत की रस्सी ली, उसे खूब नमक में थोड़ा पानी मिला करके खूब रगड़ करके उसमें नमक को अंदर तक प्रवेश कर दिया और थोड़ा सुखाकर उस रस्सी को जला दिया और उसे एक प्लेट में रख करके राजा के सम्मुख प्रस्तुत किया। राजा बहुत ही खुश हुआ। राजा ने कहा कि अब मेरा दूसरा सवाल यह है कि मेरे पास ये जो गाय और बाछी हैं, एक गाय थी और उसकी एक बछिया थी, जो कि दोनों बिल्कुल हमशक्ल थी। बोले, इनकी पहचान करो कि इनमें माँ कौन है और बेटी कौन है। अब वहाँ और भी लोग उपस्थित थे, लेकिन किसी पर उसकी पहचान नहीं हुई। तो उसने कहा कि महाराज, इस समय तो मुझे कुछ दुविधा है, पहचान नहीं हो पा रही है। मैं इस गाय और बछिया को अपने घर ले जाना चाहता हूँ, इनकी सेवा शुश्रूषा करूँगा और कल भरी सभा में आपके लिए पहचान बता दूंगा। राजा ने उस गाय के लिए घर ले जाने की आज्ञा दी। वह घर लेकर के गाय और बछिया को घर लेकर जब आया तो उसने अपनी माँ से पूछा। तो माँ ने कहा कि बेटा, इन्हें कुछ खाने को डाल, अभी पहचान हो जाएगी। जब उन्होंने खाने को डाला तो गाय जो कि माँ थी वह शांत स्वरूप स्वभाव से खा रही थी, और बछिया जो थी वो नटखट भाव से अपनी माँ के आगे से भी छीन कर खा रही थी। तो उन्होंने कहा कि बेटा, ये तो माँ है जो शांत रूप से अपना भोजन ग्रहण कर रही है, और ये जो नटखट रूप से भोजन ग्रहण कर रही है, ये इसकी बछिया है। तो उन्होंने उनकी पहचान बता दी और उसने जाकर महाराज से कहा कि महाराज, ये गाय है और ये इसकी बछिया है। तो महाराज अति प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें उनके प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। तो राजा ने कहा कि अब आप एक और सवाल सुन लीजिए। उन्होंने राजा ने गेंद दी, इस गेंद में जो छेद थे वो सब टेढ़े मेढ़े थे, कोई छेद सीधा नहीं था। उन्होंने कहा कि इस गेंद के एक छेद से दूसरे छेद में धागा पार करना है, बस यही मेरा अंतिम और सवाल है, जिसे आप सिद्ध कर दें तो आप अपने सभी बुजुर्गों को वापस ला सकते हैं। तो वह जब छेद में धागा डालें, जब छेद सीधा हो तो धागा पड़े, छेद टेढ़े मेढ़े थे इसलिए धागा नहीं पड़ पा रहा था। तो उसने कहा कि महाराज, इस समय तो हम नहीं डाल पा रहे हैं, कुछ समय लगेगा, हम आराम से कल आपकी सभा में इस धागे को डाल करके इस बॉल को प्रस्तुत कर देंगे। महाराज ने आज्ञा दे दी। वह उस बॉल को लेकर घर गया, उसने अपनी माँ के लिए बताई। तो माँ ने कहा, बेटा, ये कौन सी बड़ी बात है, एक चींटी लो
और चींटी के पेट में धागा बांध करके एक तरफ शहद लगा दो और दूसरी तरफ से उस चींटी को अंदर कर दो। चींटी शहद की गंध सूंघते सूंघते दूसरे छेद से बाहर पार हो जाएगी और धागा पार हो जाएगा। लड़की ने वैसा ही किया और उसने बॉल को ले आकर राजा के आगे रख दिया। राजा एकदम आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने कहा, ठीक है, सभी अपने अपने बुजुर्गों को वापस ला सकते हैं। अब राजा ने कहा कि मैं तुम्हें, जो कि आप सर्वगुण संपन्न हो, आपने मेरे 3 सवालों का जवाब दिया है, मैं आपको अपने मंत्री पद पर सुशोभित करना चाहता हूँ। तो उस लड़के ने कहा कि महाराज, अब मैं आपको सत्य बताना चाहता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे जो भी सजा हो। बोले, बताओ। क्योंकि जो भी मैंने आपके 3 सवालों का जवाब दिया है वो अपने बुद्धि विवेक से नहीं दिया है, मैंने अपने बुजुर्गों के मार्गदर्शन में दिया है। क्योंकि आपने जब सभी बुजुर्गों को शहर से बाहर निकालने का आदेश दिया था तो मैंने अपनी माँ के लिए तहखाने में छुपा दिया था और मैंने इन समस्त सवालों का जवाब अपने बुजुर्गों के मार्गदर्शन में दिया है। तो राजा के समझ में आ गई कि हमें जो भी कार्य करना चाहिए अपने योग्य, अनुभवी और बुजुर्गों के मार्गदर्शन में करना चाहिए, क्योंकि जिस कार्य के लिए हम करना चाह रहे हैं उस कार्य के लिए वो कर चुके होते हैं। तो मित्रों, वह राजा उसके सत्यवादिता में भी प्रसन्न हुआ और उसने उसे अपना महामंत्री घोषित किया। तो मित्रों, इसलिए हमें कभी भी अपने योग्य, अनुभवी और बड़े बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करते हुए उनके मार्गदर्शन में कार्य के लिए करना चाहिए। भले ही हम उनकी बताए गए सुझाव के लिए भी अपने बुद्धि विवेक से निरीक्षण परीक्षण करें, लेकिन उनका मार्गदर्शन और सुझाव जरूरी है। क्योंकि स्पष्ट सी बात है कि हम किसी कार्य में शुरुआत कर रहे हैं और वो उस कार्य के लिए पूर्ण कर चुके होते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।